हेलो बच्चा लोग, तो नीट एग्जाम बहुत पास आ रहा है और फिजिक्स से बच्चे बहुत डर रहे हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग देखेंगे वो 20% टॉपिक जिनसे 80% क्वेश्चन आने की संभावना होती है और लास्ट के ईयर्स में आए भी हुए हैं। ठीक है, तो वो 80% टॉपिक का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और उनको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग क्लास 12 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 में चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर 1 का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद से अनवार्ड चलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक, पहला टॉपिक है, वो है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ से जो क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन है। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है बताओ, क्या कंडीशन होता है और क्या बोलता है और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे देखते हैं। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ बोलता है दो पॉइंट रेस्ट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बात करता है कि दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और इनके बीच का अगर दूरी हमने मान लिया R, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, फोर्स बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के बीच के दूरी के स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो हम लोग जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के लिए कंडीशन क्या होता है कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए और यहाँ पे जो आर का वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए 10 पावर माइनस 15 मीटर से। तो ये अपना कूलम्ब्स लॉ का कंडीशन है। अब बात आएगा, क्वेश्चन जो आता है वो तो डायरेक्ट एक फोर्स निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। या तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिस्टेंस निकलवा लेगा, फोर्स दिया रहेगा, या तो कंडक्शन प्रोसेस से क्या करेगा, चार्ज का शेयरिंग करके। जैसे नीट 2025 में पूछा था कि मान लो क्वेश्चन में दे देगा कि दो कंडक्टर आइडेंटिकल कंडक्टर वर्ड यूज करता है, इसके ऊपर पहले चार्ज था Q1, इसके ऊपर चार्ज था Q2। हमने क्या किया, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो आइडेंटिकल होता है तो चार्ज कितना आता है, दोनों चार्ज, दोनों के ऊपर जो टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2। यहाँ पे भी कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ जाएगा। तो अब Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी फाइनल चार्ज पता चल गया, यहाँ भी फाइनल चार्ज पता चल गया। तो क्या अब यहाँ पे भी फोर्स लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे। यहाँ पे दूरी जो दिया हुआ है R है, तो बाद में बोल देगा कि इनको भी उतना ही दूरी पे रख दिया गया, तो बताओ नेट फोर्स क्या होगा। और दोनों का रेशियो निकलवा लिया था। वहां पे तीन आइडेंटिकल कंडक्टर लेके पूछा था क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, काफी आसान है। इसके बाद से एक क्वेश्चन आता है न्यूट्रल पॉइंट वाला या इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लो कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो बोल देगा कि इक्विलिब्रियम या न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे नेट फोर्स जीरो हो, या वहां पे चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगेगा। तो दो पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा क्या आएंगे, दोनों चार्ज के बीच में आएंगे। और दो अगर अपोजिट चार्ज है, अगर मान लो कि यहाँ पे हमने Q1 चार्ज है और यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज है, तो यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो क्या आएगा बताओ, छोटे वाले चार्ज के पास में आएगा और बाहर आएगा, या तो इधर आ जाएगा या तो इधर आएगा। डिपेंड करेगा किसका मैग्नीट्यूड कम है। अगर इसका मैग्नीट्यूड कम तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। बाहर आएगा कब, जब अपोजिट होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये भी काफी आसान है। इसी में एक आ जाता है इक्विवेलेंट डिस्टेंस वाला। तो ये वाला केस हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है बताओ। डिस्टेंस बराबर, या डिस्टेंस को अगर हम R लिख दे तो कितने लोग जानते हैं ये d√k वाला, कि अगर मान लो किसी माध्यम में है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो उस माध्यम में जो अपना फोर्स लग रहा है, वही फोर्स कितना दूरी पे रख दे हवा में की लगेगा, तो वो हवा वाला, एयर वाला जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जो माध्यम में डिस्टेंस है इनटू डायरेक्ट, इनटू में रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जेईई मेंस में आया, नीट में अभी नहीं आया है, तो आने की पॉसिबिलिटी इसके भी है। इसके बाद से जो क्वेश्चन आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ना, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ई से लिखते हैं, और ये फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोलते हैं, यूनिट वगैरह सब कुछ हम लोग जानते हैं, निकाल भी लेंगे। बात आएगा क्वेश्चन जो आता है ना, तो नीट को कुछ ज्यादा ही लगाव है स्फीयर वाले केस से। तो स्फीयर में हम लोग दो केस देखते हैं ना, एक हॉलो वाला और एक सॉलिड वाला। जैसे ग्रेविटेशन में हम लोग देखे थे, तो तीनों पॉइंट पे, यहाँ पे 3 पॉइंट, अंदर, सरफेस पे और बाहर, 3 पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ लेता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर मान लो कि Q चार्ज है, इसका रेडियस R है, तो बाहरी पॉइंट अगर ये वाला दूरी है स्मॉल r मान लीजिए, तो यहाँ पे जो अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर। सरफेस पे क्या होगा बताओ, तो KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। अंदर कितना होता है, 0। और एक खासियत यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि हॉलो स्फीयर बोल दे या कंडक्टिंग स्फीयर बोल, तो नेट यही कहानी बनेगा। ये हॉलो के लिए भी है और कंडक्टिंग के लिए भी है। ठीक है, तो ये कहानी ध्यान रहेगा। उसके बाद से इसका ग्राफ भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू
आर के साथ अगर वेरिएशन देखोगे, डिस्टेंस के साथ सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो शुरुआत में तो जीरो रहेगा, कब तक, सरफेस तक ना पहुंच जाओ। सरफेस पे क्या होगा बताओ, मैक्सिमम, और उसके बाद से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर में घटेगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट पे लिखेंगे, अंदर, सरफेस पे, बाहर। तो बाहर यहाँ पे क्या होगा, तो बाहर तो कुछ सोचना ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो के, अगर इसका चार्ज क्यू है और रेडियस आर है तो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की तरह मानते हैं। सरफेस पे होगा तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर होगा तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन जीरो। ये वाला केस इंपोर्टेंट है, अंदर वाला, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये बच्चों को नहीं याद रहता। या तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन जीरो बोलेंगे, या तो के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी वजह से जो ग्राफ अपना बन जाता है वो ग्राफ कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है सरफेस तक, उसके बाद से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर घट जाता है। तो ये काफी आसान है, आसान सा केस है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे रो आ गया तो रो देके कंफ्यूज नहीं होना है। चार्ज पर मिनट वॉल्यूम होता है, एक सिग्मा आता है वो चार्ज पर मिनट एरिया होता है, और एक लेमडा आता है वो चार्ज पर मिनट लेंथ होता है। तो ये लेमडा सिग्मा और रो के बारे में हम लोग जानते हैं, ये लिनियर के लिए, सरफेस के लिए, और ये वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, तो स्फीयर वाला तो केस करके ही जाओ। साथ में अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, अब देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बात आएगा सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बताओ, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को जब एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखते हैं, तो एक क्यू चार्ज है तो मान लो इसको माइनस क्यू मान लेते हैं, इसको प्लस क्यू चार्ज, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को एक सर्टेन डिस्टेंस पर रख देते हैं, मान लो कि डिस्टेंस का मान 2l ले लिए, तो यही अपना क्या बताओ, इस सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, डाइपोल है। इस सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, डाइपोल। और इसी में एक प्रॉपर्टी होता है इसका डाइपोल का, जिसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, और डाइपोल मोमेंट को p से लिखते हैं, और वो होता है चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच का दूरी, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो यहाँ पे भी हम एरो लगा देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन कैसा बनता है उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। अब बात आएगी क्वेश्चन कैसे बनता है उसके ऊपर चल के देखते हैं। चलो, तो देखोगे तो यहाँ पे हमने डाइपोल ले लिया, एक ये माइनस क्यू चार्ज था और ये प्लस क्यू चार्ज था, और दोनों के बीच का जो दूरी था 2l है। तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें ध्यान रखना है कि जितने भी डिस्टेंस नापेंगे ना वो सेंटर से नापेंगे, डाइपोल का सेंटर यहाँ पे होगा, इसलिए दूरी 2l है। ठीक है, बात आएगा कि यहाँ पे दो इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक इसके लाइन में जाओगे तो एक पॉइंट आएगा, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जाओगे तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, और एक पॉइंट हम लोग जनरल पॉइंट लेंगे जो कि डाइपोल से कुछ थीटा एंगल पे होगा। तो 3 पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने आना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है इस पॉइंट को एक्सियल या ब्रॉड या एक्सियल या एंड ऑन पॉइंट बोलते हैं। तो एंड ऑन पॉइंट या एंड ऑन पोजीशन बोल सकते हो, एक्सियल पॉइंट या एंड ऑन पोजीशन। तो ई एक्सियल बराबर 2kp बाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2kp बाई आर क्यूब, और अभी हमने देखा कि जो भी दूरी लेंगे वो कहां से नापेंगे बताओ, सेंटर से। तो ये जो आर है वो सेंटर से उस पॉइंट तक दूरी। यहाँ पे लिखोगे तो इस पॉइंट को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, और यहाँ पे डायरेक्शन भी ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट का दिशा है वो तो माइनस क्यू से प्लस क्यू है, इधर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है, डाइपोल के दिशा में ही आता है। लेकिन इक्वेटोरियल पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा आता है, और यहाँ पे इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है डाइपोल के उल्टा आया है, और कितना आता है तो के पी बाई आर क्यूब आता है, और यहाँ पे आर क्या होता है, ये वाला दूरी। ठीक है, सेम तरीका से यहाँ से मान लो कि इस पॉइंट का दूरी अगर आर मान लिए तो जनरल पॉइंट का भी पूछ लेता है क्वेश्चन में। जनरल पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, और यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना वो कुछ एंगल पे होता है। तो ये जो अल्फा एंगल पे होता है तो टेन अल्फा का भी वैल्यू हमें ध्यान रखना है, टेन अल्फा बराबर टेन थीटा होल 2 होता है डिवाइडेड बाई होल 2। तो अगर ये सारे हमें रिजल्ट ध्यान रहेगा तो इजिली क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल में जो प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है, तो 1 बाई आर क्यूब के होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम इजिली बना लेंगे, आसान है, करने लायक है। अब डाइपोल को क्या करेगा, अब हमने देख लिया कि डाइपोल दो इक्विवेलेंट ऑपोजिट चार्ज से मिलकर बना है। अब डाइपोल को क्या करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर रख देगा, और हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वल स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया बताओ, डाइपोल को लेके रख दिया। अब डाइपोल लेके रख दिया माइनस क्यू और ये प्लस क्यू से बना हुआ सिस्टम है, तो इसके ऊपर क्या होगा बताओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर नेट फोर्स तो क्या होगा बताओ, जीरो। लेकिन नेट टॉर्क का जो मान होता है वो नॉन जीरो होता है, जिसकी वजह से टॉर्क होगा तो टॉर्क का वैल्यू भी कुछ होगा, और टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो पी ई साइन थीटा होता है।
और जब भी पी साइन थीटा तो पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं जब वेक्टर फॉर्म लिखें। इसी में एक केस आ जाता है कि मान लो केस को θ1 एंगल से θ2, यहाँ पे एंगल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है इधर और ये डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा तो ई और पी के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। बोल देता है कि थीटा एंगल बन रहा था, θ1 एंगल से θ2 एंगल ले जाने में वार्डन कितना करना पड़ेगा, तो वार्डन का जो वैल्यू होता है वो होता है पीई cos θ1 माइनस cos θ2। लेकिन अब बात आता है, जानते हो क्या, वार्डन तो लिख लिए और हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और हम लोग जानते हैं कि वार्डन बराबर एक होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और एक वार्डन बराबर होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वार्डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वार्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करके। तो ये भी पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इससे भी आया हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद से अब बात आएगा कि अब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिख रहे हैं यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी आएगा तो बात करेंगे अगर मान लो कि इसी में एक एंगल का वैल्यू कितना हो जाए, θ1 का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ पे और θ2 का वैल्यू थीटा हो जाए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू आता है वो होता है माइनस का पी cos थीटा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या इसका वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का कब मिनिमम होगा कब मैक्सिमम होगा। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है कि यू मिनिमम और यू मैक्सिमम। तो यू मिनिमम का वैल्यू जो होगा वो होगा माइनस का पीई और यू मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा प्लस का पीई होगा। तो ये कब आएगा बताओ, जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा और ये जब होगा जब थीटा का मान 0 डिग्री, यू का मान थीटा का मान ये 0 डिग्री पे होगा ना, ये वाला 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाता माइनस का पी, और ये जब आएगा जब थीटा का मान 180 डिग्री। तो मैक्सिमम कब होगा, जब पी आएगा। और हम जानते हैं कि स्टेबल अनस्टेबल पढ़े हैं कि जब एनर्जी मिनिमम होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और एनर्जी जब मैक्सिमम होगा तो क्या होगा बताओ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो अभी से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी अब निकलवा लेगा आगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई पी होता है, जेई में आया है, नीट में नहीं पूछा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और ये पी अपना पी डाइपोल मोमेंट और ई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ भी निकाल सकते हैं हम, आसानी से कर सकते हैं, इजी है ये, ठीक है। अब इसके बाद से बात आएगा कि हमने देख लिया डाइपोल वाला पॉइंट देख लिया, अब आएगा अपना फ्लक्स, और फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं। फ्लक्स क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इनटू cos थीटा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में बनने वाला एंगल थीटा है और यहाँ पे cos थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। फ्लक्स अपना स्केलर क्वांटिटी है और फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए एक नियम आता है जिसको बोलते हैं गॉस लॉ। वो बोलते हैं कि जो नेट फ्लक्स होगा ना वो अंदर कितना चार्ज है बाई एप्सिलॉन 0, जो भी बंद सरफेस के अंदर चार्ज नेट चार्ज होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 करेंगे तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। इसी को ऐसे इक्वेशन में लिखते हैं, तो फ्लक्स बराबर ऐसे लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन 0। बात आता है कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना वो लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे वो अंदर वाला चार्ज और बाहर वाला चार्ज दोनों को वैसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्यू इन लिखते हैं वो सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज लिखते हैं। ये जेई ने पूछा है तो नीट भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना, और ये काफी इंपोर्टेंट है। नीट में एक बार अपना आया भी है, इसका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया भी है। साथ में भी ध्यान रखोगे कि अब जब भी फ्लक्स का ये क्वेश्चन हो गया तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आ जाता है, एक बार और आया था, क्यूब वाला काफी फेवरेट केस है, नीट के एग्जाम का क्यूब वाला काफी फेवरेट केस है। क्या क्वेश्चन आ जाता है कि अब मान लो कि यहाँ पे अंदर चार्ज रखा है क्यूब, तो फ्लक्स क्या होगा, कॉर्नर पे रखा हुआ है तो फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे रखा हुआ है तो फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स पूछ लेगा, यहाँ पे रखा हुआ है तो फ्लक्स क्या होगा। तो अंदर जब रखा है ना तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू होगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो क्यू बाई इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाता है, तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब रखा हुआ है ना तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्यू बाई 4 एप्सिलॉन 0 हो जाता है फ्लक्स। यहाँ पे सरफेस पे रखा है तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन 0 हो जाता है। अब एक सरफेस से पूछेगा तो निकाल लेंगे, हम जानते हैं एक सरफेस यहाँ टोटल सरफेस या फेस कितना होता है क्यूब में, टोटल 6 फेस होता है ना। एक क्वेश्चन आ गया है जहां पे क्या हुआ था, क्यूब का दे दिया था कि अगर साइड ए है तो क्यूब का वॉल्यूम और एरिया भी ध्यान रखना, इसलिए काम आएगा। वॉल्यूम होता है ए क्यूब और एरिया होता है 6a स्क्वायर। जानते हो क्या दिया था, क्यूब के ऊपर टोटल चार्ज दे दिया था, हमसे पूछ लिया था बताओ सिग्मा बताओ, तो क्या करोगे, जो टोटल चार्ज है भाई क्या करोगे, एरिया करोगे ना। सिग्मा लिखने के लिए क्या करते हैं, चार्ज बाई एरिया करते हैं, तब जाके आता है ना। तो चार्ज बाई एरिया, और चार्ज का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, एरिया का वैल्यू 6a स्क्वायर कर दोगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मतलब इतना हम पॉइंट अगर रिवाइज कर लेते हैं ना तो हमारा कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे और एग्जाम में अगर ध्यान से क्वेश्चन करें तो सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के हो जाएंगे, ठीक है। तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और कोई पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना अगर कर लोगे बेस्ट स्कोर करोगे।
ठीक है, तो कमेंट करके बताओगे कि ऐसा वीडियो अगर नेक्स्ट चैप्टर का भी चाहिए तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करके डालूंगा। ठीक है, चलो अच्छे से मेहनत करो, एग्जाम का भी पास है और बेस्ट बेस्ट रिजल्ट लाना है। तो ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए। अभी फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में।